दोस्तों आज मैं आपके लिए एक क्राइम थ्रिलर सीरीज लेकर आया हूँ। इस कहानी में एक पुलिस डिटेक्टिव ऑर्गन माफियाओं के चंगुल में फंस जाता है। वो लोग उसके शरीर से ऑर्गन्स निकालने से पहले उसकी नीलामी करते हैं। जो जितने दाम लगाता है उसके नाम उस ऑफिसर के शरीर के ऑर्गन को कर दिया जाता है। पर नीलामी के बीच ही एक भूकंप आती है। बिल्डिंग के बीचों बीच एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है जिसमें सभी लोग गिर जाते हैं, इंक्लूडिंग वो ऑफिसर। अब देखना यह है कि वो ऑफिसर वहाँ से जिंदा निकल पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं वो ऑफिसर जिंदा रहने के लिए क्या क्या करता है। और रही बात इस कहानी की सीख की, तो वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। कहानी की शुरुआत एक होटल से होती है। यहाँ पर एक लड़की किसी का इंतजार कर रही होती है। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी होती है पर वो सिगरेट पी रही होती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। वो लड़की जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। एक आदमी वहाँ पर आता है। ये स्माइल करता है और उससे ग्रीट करता है। ये पर्सन सियोल से वहाँ पर आता है और उस जगह की बहुत तारीफ करता है। वो उस लड़की को सर से पांव तक देखता है और दोनों बैठ बातें करने लगते हैं। वो आदमी उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। वो लड़की कहती है जू योंग है और वो 18 साल की है। वो उसे बताती है कि उसने मैसेज में उसे अपने बारे में सब कुछ लिखा था। ये पर्सन कहता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। इस पर्सन का नाम ह्यूनसू होता है जो कि सियोल से वहाँ पर कुछ खास कामों के लिए आया होता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो तैयार है। वो लड़की कहती है कि उसका ये पहली बार है। वो आदमी कहता है अगर ऐसी बात है तो उसे ब्लीडिंग जरूर होनी चाहिए, नहीं तो उसका मूड खराब हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पर संभोग क्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये लड़की पैसों के लिए ये सब कर रही होती है। जू योंग कहती है कि शायद वो ब्लीड ना करे, ऐसा इसलिए क्योंकि एक टीचर ने उसे एक बार हाथ लगाया था। वो उस वजह से काफी डर गई थी और कई महीनों तक वो घर से बाहर नहीं निकली थी। ये दोनों बातें करते करते बेड की तरफ जाते हैं। जू योंग बेड पर बैठ जाती है तो वहीं वो पर्सन सोफा पर बैठ उससे बातें करने लगता है। वो उसे एक बार फिर से पूछता है कि वो कौन से स्कूल में जाती है। जू योंग उसे एक स्कूल का नाम बताती है। वो पर्सन हंसता है, फिर गुस्सा होने लगता है। वो उससे कहता है कब तक झूठ बोलेगी। जो यूनिफॉर्म तुमने पहन रखी है उस पर कौन से स्कूल का नाम लिखा है ये चेक तो कर लेती। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि ना तो वो लड़की 18 साल की होती है और ना ही ये पहली बार ये सब कुछ कर रही होती है। ये आदमी काफी गुस्सा करने लगता है। कहता है वो इतने दूर ट्रैवल करके आया, उसने इतनी महंगी सूट किराए पर ली और उसे मिला क्या। तो वहीं जू योंग हंसने लगती है। इसे किसी भी बात का डर नहीं होता, जैसे कि वो आदमी उसे मार देगा तो क्या होगा। उल्टा वो उससे उसका ब्लड टाइप पूछती है कि क्या उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। और इसका भी एक रीजन होता है दोस्तों, जो कि आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए तो वो आदमी समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है और इसलिए वो उसे ऑफर करता है कि वो उसे 70,000 वॉन से ज्यादा नहीं देगा। तो वह लड़की कहती है बात तो 1 लाख की हुई थी। वो उसे कहता है कि 70,000 में मैं किसी को भी ले आऊंगा, फाइनल ऑफर है, लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। जू योंग रेडी हो जाती है। वो पर्सन दाम को और भी नहीं चलाता है और कहता है कि 50,000 में करेगी क्या। दोनों हंसने लगते हैं। ह्यूनसू उसे नहाने के लिए कहता है क्योंकि वो बिना नहाए ये सब कुछ नहीं करने वाला होता। जू योंग उसे पहले ऐसा करने के लिए कहती है। ह्यूनसू कहता है कि अगर तुम भाग गई तो। वो कहती है उसे पैसे चाहिए, वो नहीं भागेगी। ह्यूनसू उसे आधे पैसे पहले दे देता है, बाकी के पैसे वो उसे बाद में देने की बात करता है जब वो लोग अपना काम फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। तो वहीं जू योंग उसे गधा कहती है और फोन पर वो किसी आदमी से बात करने लगती है और वो उसे भी सेम उसी लोकेशन पर आने के लिए कहती है, वो भी शाम तक, जिसके लिए वो पर्सन मान जाता है। फिर वो फोन काट कर एक दूसरे रूम में एंटर करती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, सबने अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। कुछ ने ऑफिस वाले कपड़े पहन रखे होते हैं तो वहीं कुछ ने कैजुअल टाइप, और हर कोई सिर्फ एक ही चीज कर रहा होता है, लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम। जू योंग यहाँ पर एक लाल रंग की निक्कर पहन लेती है। फिर वो अपने मैनेजर के पास जाती है। वो उससे पूछता है कि उसने इतनी जल्दी कपड़े चेंज क्यों कर लिए। तो वहीं जू योंग उसे बताती है कि एक और आ रहा है रात के 8:30 बजे। और रही बात उसके काम की, तो वो उसे न बताए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, वो अपने रूम में सब कर लेगी। वो पर्सन गुस्सा हो एक ग्लास फेंक उसे मारता है। ग्लास दरवाजे पर लग चकनाचूर हो जाती है। वो उससे कहती है कि वो क्या कर रहा है। तो वहीं वो पर्सन रिप्लाई करता है कि जो भी होगा वो रूम नंबर 501 में होगा। यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि वो लोग क्या करने की बात कर रहे हैं, पर वहाँ पर मौजूद एक लड़की जू योंग को गुड लक कहती है और उसका प्रोत्साहन करती है कि वो ये कर लेगी, वो ज्यादा घबराए नहीं। जू योंग वहाँ से निकलकर रूम नंबर 501 की तरफ जाती है। रास्ते में हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि बोली के सामान को उस रूम की ओर लेकर जा रहे होते हैं। तो वहीं पैसों को बोतल में भरकर कहीं ट्रांसफर करा जा रहा होता है। रूम नंबर 501
में बहुत सारे लोग होते हैं। जू योंग वहाँ पर जाकर किसी को फोन करती है और कहती है कि वो तैयार है, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर आए सभी लोगों को आज के ऑक्शन के बारे में बताती है। आँख, कान, नाक से लेकर हाथ पैर की उंगलियों तक की वहाँ पर नीलामी होने जा रही होती है। शरीर के सारे ऑर्गन्स, खून, स्किन और बालों की भी बोली लगाई जाएगी। नीलामी से पहले सबको मौका मिलेगा सामान को देखने का। एक पर्सन पूछता है कि उसका ब्लड टाइप क्या है। जू योंग अंदर जाकर डॉक्टर से पूछती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि AB पॉजिटिव है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ह्युनसू के हाथ पैर को बांधकर उसे टेबल पर लेटाया गया है और उसी के सारे ऑर्गन्स की नीलामी वहाँ पर होने जा रही होती है, और इसलिए जू योंग ने उसे गधा कहा था और उसके गुस्सा होने के बाद भी वो उससे डरी नहीं थी। वो चाइनीज डॉक्टर ह्युनसू को सबके सामने उस रूम में लेकर आते हैं। सब उसे अच्छे से देखते हैं। एक पर्सन को उसका आंख चाहिए होता है तो वहीं किसी को लिवर और किसी को किडनी। हर ऑर्गन का अलग अलग दाम होता है, जिनमें से सबसे पहले किडनी की नीलामी करी जाती है। नीलामी का रूल ये होता है कि जिस ऑर्गन का पेयर होगा उसके पहले पेयर की बोली जहाँ पर रुक जाएगी वहीं पर ही दूसरे पेयर की बोली शुरू होगी। एग्जाम्पल के लिए एक किडनी की बोली मान लेते हैं 10 लाख पर खत्म होती है, तो दूसरी किडनी की बोली सीधा 10 लाख से ही शुरू होगी। इसलिए सबको सलाह दी जाती है कि वो पहली बोली किसी भी तरह से जीते, नहीं तो उन्हें ज्यादा कीमत देना पड़ेगा दूसरे पेयर के लिए। 9 बोली शुरू होती है 10 मिलियन से। हर कोई जीतने के लिए दाम बढ़ाता है। दाम बढ़ते बढ़ते 93 मिलियन तक जाता है। एक आदमी का डैड हॉस्पिटल में होता है और इसलिए उसे किसी भी तरह से वो किडनी चाहिए होती है, इसलिए वो सीधा 100 मिलियन की बोली लगाता है। 100 मिलियन मतलब इंडियन रुपीज में 61 लाख रुपए। और वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि इससे आगे कोई और बोली ना लगाए। वो बहुत रोने लगता है क्योंकि वो अपना घर बार सब कुछ बेच करके सिर्फ 100 मिलियन वॉन ही जमा कर पाया होता है। सबको उस पर दया आती है, पर एक लेडी उस पर कोई दया नहीं करती। वो 110 मिलियन की बोली लगाती है और काउंट डाउन शुरू हो जाता है 1 से 5 तक। वो पर्सन हताश होकर रोने लगता है और सीधा वो 120 मिलियन की बोली लगाता है और फाइनली जीत जाता है। वहाँ पर अब उसे पेमेंट के लिए लेकर जाया जाता है। उसके पास सिर्फ 10 मिलियन के कॉइन्स होते हैं। सबको वहाँ पर कॉइन दिए जाते हैं जैसे कि कैसीनो में होता है, और उस पर्सन के पास सिर्फ 10 कॉइन होते हैं, मतलब कि 100 मिलियन वॉन। इसलिए वो लोग उससे लड़ने लगते हैं क्योंकि उसने 120 मिलियन की बोली लगाई थी जबकि उसके पास सिर्फ 100 मिलियन होते हैं। जू योंग उन लोगों को उससे लड़ता हुआ देख आगे बढ़ती है। वो उन्हें छुड़ाती है एंड सिंस कि उसके पास पैसे नहीं होते फिर से बोली लगवाई जाती है, और जिस लेडी ने 110 मिलियन कहा था उसे वो किडनी 100 मिलियन में ही दे दी जाती है। तो वहीं वो दूसरा पर्सन रोने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि 100 मिलियन तो मैं भी दे रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए वो किडनी? मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, अगर उनको वो किडनी नहीं मिली तो वो नहीं बच पाएंगे। नाउ जू योंग अब यहाँ पर सबको एक और प्लान बताती है। सबको लोन दिया जाता है पर ब्याज यहाँ पर पूरे 35% का होता है, जो कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर देना होगा। पर उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि उन्हें अपने शरीर को गिरवी रखना होगा। अगर वो पैसे नहीं दे पाए तो उनके शरीर से लोन के अमाउंट का ऑर्गन निकाल लिया जाएगा। सबको एक एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है जिसमें उन्हें अपने अपने ऑर्गन्स को टिक करना होता है जिसे वो गिरवी रख रहे हैं। वो पर्सन जिसका नाम किम होता है वो अपनी एक आंख और लीवर को गिरवी रखता है, और इस बारी की बोली में वो सीधा 135 मिलियन वॉन की बोली लगाता है और जीत जाता है। नाउ अगली बोली शुरू होने से पहले एक पर्सन उस आदमी का एज पूछता है। जू योंग को उसका एज पता नहीं होता, इसलिए वो सबको बताती है कि वो 50 साल का होगा मान लो। सबको उसका एज जानना होता है क्योंकि उसके एज के हिसाब से ही वो उसके ऑर्गन्स की सही बोली लगा पाएंगे। इसलिए जू योंग उस पर्सन के पॉकेट को चेक करती है जिसके पैंट के पॉकेट में उसे उस पर्सन का वॉलेट मिलता है। उस वॉलेट में उस पर्सन का ID कार्ड होता है। ह्युनसू एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसे देख जू योंग थोड़ी सी डर जाती है। तभी एक भूकंप सा आता है, वो बिल्डिंग हिलने लगती है। सब लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, पर वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स तो बुरी तरह से डर जाते हैं। वो चाइनीज में कुछ कहते हैं, इवन कि वो जाने भी लगते हैं। उस जगह पर मौजूद गुंडे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो डॉक्टर वहाँ पर नहीं रुकते। इसलिए उस जगह का मैनेजर आता है और वो उन चाइनीज डॉक्टर को चाइनीज लैंग्वेज में ही कुछ कहता है ताकि बाकी लोग समझ ना पाए। और फिर वो सबको कहता है कि माइनिंग का काम चल रहा है, इसलिए बिल्डिंग हिल रही है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी कभी होता है। तो वहीं जू योंग सेम उसे ही साइड में ले जाकर ह्युनसू का वो ID कार्ड दिखाती है। वो भी परेशान हो जाता है क्योंकि अगर वो एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर मारेंगे तो पुलिस उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ जाएगी। इसलिए वो पर्सन कहता है तुम बीडिंग जारी रखो, बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी। पर जैसे ही बोली शुरू होती है एक बार फिर से भूकंप आता है और इस बारी वो
पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इवन कि ह्यूनसू तो नीचे ही गिर जाता है जब बिल्डिंग के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद होता है। नाउ सबकी हालत खराब होती है, सबको चोट आती है, किसी का पैर टूटता है तो किसी का सर। जू योंग भी यहाँ पर थोड़ी सी ब्लीड करती है। नाउ किम ठीक ठाक होता है, उसे भी थोड़ी सी चोट आती है पर वो ना के बराबर होता है, इसलिए वो जू योंग के पास जाकर उसका हालचाल पूछता है और फिर उससे कहता है कि वो क्या करे। वो यहाँ पर अपने बेड की बात करता है क्योंकि वो बेड जीत चुका होता है और उसे उस पर्सन की किडनी चाहिए होती है ताकि वो वहाँ से निकल हॉस्पिटल जा सके। जू योंग कहती है हालत देख रहे हो, इधर क्या हुआ है, सिचुएशन समझ में भी आ रहा है। वो उसे सबके साथ खड़े होने के लिए कहती है और खुद एक वॉकी टॉकी के जरिए अपने हेड से बात करती है। यहाँ पर वो उस पर्सन को प्रेसिडेंट कहती है तो वही वो पर्सन वॉकी टॉकी को मैनेजर क्वांग को देने के लिए कहता है, जो कि जू योंग ऐसा नहीं करती और उस वॉकी टॉकी को ऑफ करके वहीं कहीं पर छुपा देती है। तो वहीं सब लोग पैनिक करने लगते हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ के लोग कुछ को नीचे होल में फेंक देते हैं। जू योंग यहाँ पर किसी हीसुके नाम के पर्सन को कहती है कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए, तो वहीं हीसुके उसे वापस चल बीडिंग जारी रखने के लिए कहता है। पर तब तक एक और भूकंप आता है और ह्यूनसू को जिस बेड से बांधा गया था वो बेड ढूलते हुए फिर से उसी होल में जाकर गिर जाता है। नाउ बीडिंग का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं होता क्योंकि ह्यूनसू अब मर चुका है या फिर जिंदा है ये बात उन्हें पता नहीं होती, इसलिए जू योंग उसे कहती है कि वो उसके प्लान में उसका साथ दे। पैसा उसका भाई ले आएगा पर उन्हें अभी के लिए वहाँ से निकलना चाहिए। नाउ इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जू योंग वहाँ से भागने का सोच रही थी और उसके साथ कोई और भी शामिल है, पर ये पर्सन उसकी बात सुन गुस्सा हो जाता है और उससे भी सेम वो उसी सिंक होल में फेंक देता है क्योंकि वो अपने बॉस को धोखा नहीं देना चाहता। जू योंग सीधा पानी में गिरती है। ये समुद्र का पानी होता है क्योंकि उसमें मछलियां होती हैं। जू योंग इससे पहले कुछ समझ पाती, वहाँ पर कोई पर्सन उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। वहाँ पर दो लोग होते हैं, एक जनरेटर को ऑन कर रहा होता है तो वह दूसरा जू योंग के सामने होता है, जिससे जू योंग डरने लगती है, मतलब कि वो उस पर्सन को नहीं जानती। वो पर्सन अपने दूसरे साथी से पूछता है कि क्या वो उसे मार दे, तो वहीं वो दूसरा पर्सन जू योंग से पूछता है कि ऊपर क्या हुआ। दोनों एक तरह से सनकी टाइप के होते हैं जो कि सिर्फ सबको मारना चाहते हैं। कुछ देर बाद जनरेटर ऑन हो जाता है। हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे लोगों को लटकाया गया है, जिनमें से एक इंसान जो कि सबसे पहले वहां पर गिरा था वो अभी तक जिंदा होता है, इसलिए वो पर्सन लोहे की एक रॉड लेकर उसे मारने लगता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। दूसरा पर्सन जू योंग के पास आकर कहता है कि उसके बॉस ने जरूर ऊपर बॉम्ब फोड़ा होगा, तभी तो उस बिल्डिंग की वो हालत हुई होगी। तो वही पहला पर्सन कहता है कि मशीन में डालने से पहले वो सबका हाथ पैर काटते हैं, नहीं तो मशीन खराब हो जाती है। दूसरा पर्सन उस आदमी के साथ लड़ने लगता है ये कहकर कि वो किसी अजनबी को ये सब क्यों बता रहा है। तो वह जू योंग डरी हुई होती है और उनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। दरवाजा बंद होता है इसलिए वो उसे धकेलने लगती है खोलने के लिए। वो पर्सन आवाज सुन लड़ना बंद कर देते हैं। वो जू योंग से कहते हैं कि वो दरवाजा नहीं खुलेगा, सिर्फ उनके फादर ही अंदर बाहर जा सकते हैं। जू योंग कहती है कि अगर वो बाहर नहीं गई तो उनके फादर की मौत हो जाएगी। उसे पता नहीं होता कि वो लोग किसे अपना फादर कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कहती है। तो वहीं वो पर्सन गुस्से में चिल्लाता हुआ कहता है कि उनके फादर को कौन मारेगा, वो इस जगह के बॉस हैं। नाउ जू योंग थोड़ा सा शॉक हो जाती है, पर वो उन्हें एक और झूठ बोलती है कि हीसुके उसके फादर को मारने के लिए गया है। हीसुके सेम वही पर्सन होता है जिसने उसे वहाँ पर फेंका था। नाउ ये पर्सन ये बात सुनते हुए गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो जू योंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे गर्दन से पकड़कर उठाता है और उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि हीसुके उसके बॉस का वफादार होता है और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जू योंग अपने आप को बचाने के लिए अपना सर दरवाजे पर मारने लगती है। वो पर्सन ताकतवर होता है पर उसके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता। जू योंग जब अपना सर दरवाजे पर ठोकने लगती है तो वो उसे डर कर छोड़ देता है। जू योंग कहती है कि अगर उसने फिर से उसे कुछ किया तो वो बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगी और वो पर्सन डर कर उससे दूर हो जाता है। वो ये तक नहीं सोचता कि जू योंग के पास कोई बॉम्ब है भी या नहीं। तभी एक और पर्सन नीचे गिरता है। वो पर्सन उसे निकालने के लिए जू योंग से दूर चला जाता है। तो वहीं जू योंग वहां से निकलने के लिए उस दरवाजे के ऊपर लगे वेंटिलेटर को खोलने की कोशिश करती है, पर ऐसा करने के लिए उसका हाथ नहीं पहुंचता। तो वहीं जो पर्सन अब नीचे गिरता है वो ह्यूनसू होता है। वो अभी भी बेड से बंधा हुआ होता है, जो कि जब खुद को पुलिस वाला बताता है तो वो लोग उसे मार पीट कर बेहोश कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जू योंग उस जगह के मशीन में लोहे के पाइप्स को डालने लगती है। फिर वो उस मशीन को ऑन करके उसे खराब कर देती है।
क्योंकि आखिर वो ऐसा नहीं करती तो वो लोग उसे भी मारकर उसी मशीन में डाल देते। नाउ मशीन को खराब कर वो सीधा ह्युनसू के पास जाती है। वो उसे बेड से छुड़ाती है और खुद की मदद करने के लिए कहती है ताकि वो दूसरी तरफ जाकर दरवाजे को खोल सके। ह्युनसू उसकी बात मानते हुए उसे अपने कंधे पर बैठाता है, जिससे जू योंग के लिए वहां से बाहर निकलना आसान हो जाता है। पर रही बात दरवाजा खोलने की तो वो ऐसा नहीं करती। तो वहीं वो लोग ह्युनसू को देख उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। बस सही टाइम पर किम आ जाता है, जो कि ह्युनसू को बचाने के लिए उनमें से एक को कुल्हाड़ी से मार देता है। और ठीक इसी टाइम पर जू योंग भी दरवाजा खोल देती है, जिससे उन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। नाउ ह्युनसू मिन का दिल से धन्यवाद करता है, क्योंकि उसी की वजह से वो जिंदा होता है। तो वह मिन उसे ऐसे देखता है जैसे कि वो उसके शरीर में हाथ डालकर उसकी किडनी अभी बाहर निकाल लेगा। इवन कि वो उसे ये भी कहता है कि वो उसकी किडनी खरीद चुका है, वो भी पूरे 135 मिलियन देकर। स्टार्ट में ह्युनसू उसे खुद की जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करता है, बट बाद में वो भी चिल्लाने लगता है कि उसने अपनी किडनी नहीं बेची और वो एक पुलिस वाला है। मिन उसके पीछे पीछे कुल्हाड़ी लेकर जाता है, जैसे कि उसे जब भी मौका मिलेगा वो उसे मार देगा। वो उसे बार बार सिर्फ एक ही चीज कहता है कि उसकी किडनी अब उसकी है। तो वहीं ह्युनसू वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, सारे रास्ते बंद होते हैं। जू योंग उस जगह को अच्छे से जानती होती है, इसलिए वो उन दोनों से पीछे छुड़ाने के लिए कहीं चली जाती है। तो वहीं वो दोनों बस इधर से उधर भागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मिन उसका साथ इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे उसकी किडनी चाहिए होती है। ह्युनसू उसे लड़ने की कोशिश भी करता है ताकि वो उसे पीछे छुड़ा सके, पर मिन उससे ज्यादा ताकतवर होता है और इसलिए वो उसे धूल चटा देता है। पर वो उसे मारता भी नहीं, वो सिर्फ उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है कि वो उसके डैड को बचाएगा। जिसके लिए जब ह्युनसू हाँ कहता है और उससे झूठ बोलता है, तो मिन उस झूठ को सच मानकर उसे वहां से निकालने के लिए बहुत कुछ करता है, जिनमें से वो बहुतों लोगों को मार भी देता है। तो वहीं उस जगह पर मौजूद गुंडे सब लोगों को मारकर नीचे फेंक रहे होते हैं, जिससे ये ना तो ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे। और जैसे ही ह्युनसू को मौका मिलता है, वो मिन से बचने के लिए एक रूम में घुस जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। पर सेफ तो वो वहां पर भी नहीं होता। जो लोग सबसे नीचे बेसमेंट में थे और उन सबको मारने की कोशिश कर रहे थे, वही सेम ऊपर आते हैं और उनमें से एक हथौड़ा लेकर उस रूम का दरवाजा तोड़ देता है। ह्युनसू लाचार कुछ कर नहीं पाता, पर वो आदमी उसे नहीं मारता, वो बस कुछ ढूंढ रहा होता है और साथ ही उसका साथी भी ऐसा ही करता है। पर मिन ह्युनसू से लड़ने लगता है। मिन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ह्युनसू उसे मरने के लिए दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया था। नाउ लड़ते लड़ते मिन फिर से उसी सिंक होल में गिर जाता है, जिसके कुछ देर बाद वहां पर जू योंग आ जाती है और अब वो दोनों वहां से निकलने के लिए एक बार फिर से रास्ता ढूंढने लगते हैं। जू योंग उसे यहाँ पर बताती है कि वो ये सब करने के लिए मजबूर थी। उन लोगों ने उसे वहां पर कैद करके रखा है और वो वहां से भागना चाहती थी, और उसका वहां पर एक साथी भी है जिसके साथ वो सारा पैसा लेकर वहां से भागने वाली होती है। नाउ ह्युनसू उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उसे माफ कर देता है, जिससे जू योंग उसे बताती है कि उसके अनुसार वहां पर 7 बिलियन वॉन होने चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने में एक ट्रक आता है जो कि सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है। पिछले 2 महीने से वो ट्रक आया नहीं और ये तीसरा महीना है और अभी तक वो ट्रक नहीं आया, मतलब कि सारा पैसा वहीं पर होना चाहिए। ह्युनसू उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर बदले में वो पैसे को 7:3 के रेशो में बांटने के लिए कहता है। 7वां हिस्सा उसका तो वही तीसरा हिस्सा जू योंग का। जू योंग इसके लिए मान जाती है। इसका प्लान सबसे पहले पैसों को ढूंढने का होता है, बाकी का बंटवारा तो वो लोग पैसे के मिलने के बाद ही करेंगे, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले जाना होगा ऊपर उसके बॉस के रूम तक। दोनों एक सीक्रेट रास्ते से ऊपर जाते हैं। वो रास्ता डेड बॉडीज को फेंकने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था और सेम रास्ता उन्हें लेकर जाता है रूम नंबर 501 में, जहां पर मौजूद लोग उन दोनों को साथ देखकर उन्हें बंदी बना लेते हैं, ये सोचते हुए कि वो दोनों मिले हुए हैं। जू योंग सिचुएशन को देखते हुए ह्युनसू की रियल आइडेंटिटी सबको बता देती है, ये सोचते हुए कि वो सब पुलिस का नाम सुनकर डरेंगे। पर जब वो तब भी नहीं डरते तो वो झूठ की पहाड़ खड़ी कर देती है कि पुलिस वहां पर आ रही है, स्वॉट टीम बाहर खड़ी है और सबको अरेस्ट कर लेगी। नाउ एग्जैक्टली सब लोग वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि एक आम आदमी करता है। सब डरने लगते हैं, स्पेशली तब जब वो लोग ह्युनसू की ID कार्ड को देखते हैं। नाउ सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि कौन कितना गलत है। एक पर्सन ने किसी को मार दिया होता है, इसलिए वो
वो सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उस पर्सन के पास एक नाइफ भी होता है जिससे वो सबको डोमिनेट करता है। ह्युनसो उन सबको बहकाता है कि अगर वो सब पुलिस की मदद करेंगे तो उनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं होगी, वो सबको जेल जाने से बचा लेगा। सब उसकी बात मानकर उस नाइफ वाले इंसान पर अटैक कर देते हैं और ह्युनसो को खोल देते हैं। वो जू योंग को भी छोड़ देते हैं ह्युनसो के कहने पर उन सब के बीच में उस नाइफ वाले पर्सन के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है। वो पर्सन एक बार फिर से सबको डोमिनेट करने के लिए एक पर्सन को चाकू से मार देता है। वो जू योंग को हॉस्टेज की तरह ट्रीट करता है और ह्युनसो को सबका फोन लाने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे भी मार देगा। ह्युनसो जू योंग को बचाने के लिए वापस से नीचे जाता है। वहाँ पर सबसे पहले वो लड़ने के लिए एक हथियार बनाता है, जिसके लिए वो कुछ सामानों को जुराबों में डालता है ताकि उसे स्विंग करके वो किसी को मार सके। फिर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है उसका सामना किम से होता है। वो अभी भी जिंदा होता है, जो कि उसे देखते ही उसके पीछे उसे मारने के लिए पड़ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि ह्युनसो ने उसे मार पीट कर नीचे फेंक दिया था और इसलिए अब वो उसे गुस्से में कहता है कि वो उसकी सिर्फ एक किडनी नहीं बल्कि दोनों ही किडनियां निकाल लेगा। ह्युनसो उसके सामने माफी मांगने लगता है, वो उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है, पर उसके बावजूद भी किम उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी वहाँ पर कोई आता है। किम उसे देखकर रुक जाता है। वो पर्सन उसे क्रॉस करता हुआ रूम के पास आता है और फिर किम से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उनके दूर जाते ही ह्युनसो उस रूम से बाहर निकलता है। वैसे तो वो वहाँ से भागने का सोचता है, पर वो किम को बचाने के लिए उस पर्सन पर अटैक करता है। वो चीट उस पर्सन पर लगती तो नहीं, पर उसका ध्यान भटकाने के लिए काफी होती है, जिसके भटकते ही किम उसे चाकू से घोप घोप कर मार देता है। ह्युनसो उसे समझाता है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे कुछ न करे। वो उसे अपनी ID कार्ड भी बताता है कि वो सच में एक पुलिस वाला है। किम कहता है ठीक है, पर वो अभी भी एक शर्त रखता है कि अगर वो अपनी किडनी उसके डैड को देगा तभी वो उसे जिंदा छोड़ेगा और खुद उसे वहां से बाहर निकलने में मदद करेगा। ह्युनसो उसे फिर से समझाता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर वो खुद अपनी किडनी नहीं देगा। सबकी किडनी एक जैसी होती है, उसके डैड को कोई और डोनर मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो वो खुद इंतजाम करेगा और किसी तरह से उसे समझा बुझाकर शांत करता है और उसे अपना प्लान बताता है कि वो क्या करने वाला है। ह्युनसो को एक फोन चाहिए होता है ताकि वो मदद के लिए पुलिस को कॉल कर सके। यहाँ पर किम के पास पहले से ही एक फोन होता है और इसीलिए वो उसे दे देता है, जिसे लेकर वो मिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ रहे। नाउ मेन चीज यहीं से शुरू होती है। वो उसे 4th फ्लोर पर जाने के लिए कहता है तो वहीं वो खुद 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ता है। 3rd फ्लोर में यहाँ पर जू योंग होती है जिसे उसे बचाना था, बट 4th फ्लोर में तो सारे गुंडे होते हैं जिसे ह्युनसो पुलिस कहकर मिन को झूठ बोलता है। वो एक तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और अगर वो सारे लोग उसे मार देंगे तो उसके सर से मुसीबत खत्म हो जाएगी, नहीं तो किम अपने डैड को बचाने के लिए उसे ही जिंदा मार देगा और उसकी किडनियां निकाल लेगा। किम बेचारा उसकी बातों में आकर उसे अपना चाकू भी दे देता है और निहत्था ही वो 4th फ्लोर की तरफ बढ़ता है। तो वहीं ह्युनसो को उस रूम में एक नकली गन मिलती है जिसे लेकर वो 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ता है। नाउ 3rd फ्लोर में सभी लोग मर चुके होते हैं और एक लेडी एक आदमी के शरीर में अभी भी चाकू घोप रही होती है। वो ह्युनसो को देख डर जाती है क्योंकि वो एक पुलिस वाला होता है और इसलिए वो उसे खुद को अरेस्ट करने के लिए कहती है और खुद को शूट करने के लिए भी। एक तरह से उसकी दिमागी संतुलन खराब हो चुकी होती है जिससे वो पागलों की तरह बिहेव करती है। तो वहीं जू योंग एक रूम में एक पर्सन की अधमरी बॉडी को लेकर सीढ़ियों के रास्ते से कहीं पर जा रही होती है। वो पर्सन उसका साथी होता है जिसके साथ जू योंग ने उस जगह को लूटने का प्लान बनाया था, पर अब वो पर्सन मरने वाला होता है, इसलिए वो जू योंग को अपने गन के बारे में बताता है जिसमें टोटल 6 गोलियां होती है। दोनों वहाँ से खाली बैग लेकर निकलते हैं ताकि वो पैसों के साथ वहाँ से निकल सके। अब मेन होता है 4th फ्लोर में जाना, जिसके लिए वो एक रस्सी को रास्ता बनाते हैं और फिर रूम नंबर 404 की बेल बजाई जाती है जो कि उसके बॉस का होता है। जहाँ से जब एक पर्सन बाहर आता है तो जू योंग एक एक करके 5 लोगों को शूट कर देती है। नाउ उस पर्सन में सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं, जिनमें से एक होता है मैनेजर, तो वहीं दूसरा होता है किम। वो अभी भी जिंदा होता है, उसके हाथ में एक बड़ा वाला चाकू होता है जिसे उसने उसके बॉस के गर्दन पर टिका रखा होता है। जू योंग किम को कहती है कि वो उसे छोड़ दे, वो उस दरिंदे को खुद अपने हाथों से मारना चाहती है। तो वहीं ह्युनसो कहता है कि उस बूढ़े पर गोली वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, उस मैनेजर को मारो। वो मैनेजर समझ जाता है कि उनके गन में सिर्फ एक बुलेट है, वो भी वहाँ पर पैसों के लिए आया होता है और इसलिए वो जू योंग को कहता है कि अगर उसकी वो बुलेट उसके सर में नहीं लगी तो वो उसे दर्दनाक मौत देगा। वो यहाँ पर यह भी कहता है कि उनका बॉस अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, पैसों के बारे में वो बता ही नहीं रहा। नाउ पैसों के बारे में तो जू योंग को भी पता नहीं होता, जिससे यहाँ पर केयोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। सब पैसे पाने के लिए एक दूसरे को मारने पर तुले होते हैं
हैं। मैनेजर ह्युनसू को कहता है कि वो जू योंग को मार दे। किम जू योंग को कहती है कि वो ह्युनसू को मार दे, ऐसा करने पर ही वो अपने नाइफ को नीचे करेगा। सब एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। किम 5 तक गिनने लगता है, जिसके बाद वो उसके बॉस को मार देगा। जू योंग यहाँ पर फायर करते हुए अपने बॉस को मार देती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। तो वहीं ह्युनसू वहाँ पर चाकू से उस मैनेजर को मार देता है, जिसके बाद जू योंग भी एक चाकू लेकर उस मैनेजर को मारने लगती है क्योंकि उसने भी वहाँ पर उसके साथ गलत किया था। ना पैसे तो होते नहीं, इसलिए ह्युनसू वहाँ से निकलने से पहले उस मैनेजर के कीमती सामानों को लूटने लगता है। तो वहीं जू योंग अपने बॉस का हाथ काट उसके फिंगरप्रिंट को यूज करने लगती है। उसे उस जगह पर बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं जो कि जू योंग के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता। तो वहीं ह्युनसू के लिए वो कचरे के बराबर होता है क्योंकि उसे उसका दाम पता नहीं होता। कुछ देर बाद जू योंग एक और सीक्रेट जगह को ओपन करती है। इस जगह पर ढेर सारे पैसे होते हैं। वो दोनों जितने पैसे भर सकते थे अपने अपने बैग में भरकर वहाँ से निकलते हैं। किम अभी भी जिंदा होता है जो कि बड़बड़ा रहा होता है कि उसके डैड मर जाएंगे। जू योंग उसकी हालत देख उस पर तरस खाती है और वो उसे 2 शीशी ड्रग्स देती है, ये कहते हुए कि उसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ह्युनसू भी उसके लिए बाकी का सारा पैसा छोड़ देता है और दोनों वहाँ से निकलने के लिए नीचे पानी में कूद जाते हैं क्योंकि बेसमेंट से ही निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। बेसमेंट में एक मशीन होता है जिसे ऑन करने पर सारा पानी बाहर निकलने लगता है। वो लोग उसी के जरिए बाहर निकलने के लिए उसमें कूद जाते हैं। दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद एक और भूकंप आता है और वो पूरी बिल्डिंग खाक हो जाती है। पर ये देखते हैं कि किम भी वहाँ से बाहर आ गया है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है, जैसे कि वो वहीं पर मर जाएगा। सबको बहुत ठंड लग रही होती है और जब वो वहाँ से निकलने के लिए आगे ऊंची जगह पर जाते हैं तो वहाँ का हालात देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि सारी बिल्डिंग तबाह हो चुकी होती है, जैसे कि वहाँ पर कोई एलियन अटैक हुआ हो। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। पूरी सीरीज में हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहले कि अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ह्युनसू वहाँ पर जू योंग पर भरोसा करके ही गया था और वहाँ पर जाकर वो फंस गया। दूसरा लेसन ये है कि इंसान अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलता है, फिर चाहे उसे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े, वो पीछे नहीं हटता। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।